इस वक्त जब हम लोग यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं ना, दुनिया भर में हर सेकंड लाखों लाइक्स और स्वाइप्स चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सेंसर अलर्ट्स, ये सब लगातार जनरेट हो रहे हैं। सही कहा। एक आम दिन में इंटरनेट पर आज इतना डेटा बनता है जिसका अंदाजा लगाना भी इंसानी दिमाग के बाहर की बात है। एकदम सही। ये एक पूरी डेटा की सुनामी है एक्चुअली। हाँ, और अगर इस पूरी डेटा की सुनामी को हम किसी पुरानी एक्सेल शीट वाली डेटाबेस सिस्टम में डालने की कोशिश करें तो क्या होगा, जहाँ हर चीज को रोज और कॉलम्स में ठीक से फिट होना जरूरी होता है। वो तो मतलब अगले 5 मिनट में पूरा इंटरनेट क्रैश हो जाएगा, डेटा फ्लो बिल्कुल रुक जाएगा। एग्जैक्टली। और आज हम इस गहन विश्लेषण में यानी इस डीप डाइव में रॉयल रिसर्च की एक ऐसी रिपोर्ट को डाइसेक्ट करने वाले हैं जो इसी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पर बात करती है। राइट। उस रिपोर्ट का नाम है अ गाइड टू लीडिंग नो सीक्वल डेटाबेस आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कोई लोग मेरा मतलब है, सोचिए कि जो ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस है वो एक ऐसी पुरानी फाइलिंग कैबिनेट की तरह है। एकदम रिजिड। हाँ, जहाँ हर नई जानकारी को एक तय साइज के डब्बे में ही फिट होना पड़ता है। अगर जानकारी का आकार थोड़ा भी अलग हुआ, लाइक किसी ने टेक्स्ट पोस्ट के साथ अचानक से एक लंबी वीडियो अटैच कर दी, तो वो उस डब्बे में आएगी ही नहीं। और सिस्टम तुरंत एरर दे देगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कि इसको कहाँ रखना है। बिल्कुल। पर आज का जो डेटा है ना, वो एक उफान मारती नदी की तरह है। उसको आप किसी रिजिड डब्बे में बंद कर नहीं रख सकते। और यहीं पर नो एसक्यूएल यानी नॉट ओनली एसक्यूएल डेटाबेसेस पिक्चर में आते हैं। या ना, कहानी में एक बहुत दिलचस्प ट्विस्ट आता है। देखिए, नो एसक्यूएल कोई एक अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है, या एक ऐसी सिंगल टेक्निक नहीं है जिसे आप मार्केट से बस खरीद लें। ओह अच्छा, तो फिर ये एग्जैक्टली है क्या? ये एक्चुअली एक अम्ब्रेला टर्म है, एक पूरी फिलॉसफी है डेटा को हैंडल करने की। रॉयल रिसर्च की इस रिपोर्ट में 4 मुख्य तरीकों पर फोकस किया गया है: डॉक्यूमेंट स्टोर्स, की वैल्यू स्टोर्स, कॉलम फैमिली स्टोर्स और ग्राफ डेटाबेसेस। ओके, तो 4 अलग-अलग तरीके हैं। पर पहले ये बताइए कि पुराने सिस्टम्स फेल क्यों हो रहे थे आखिर? क्योंकि उन्हें ना स्केल अप करना पड़ता था। मतलब अगर आपका डेटा बढ़ रहा है तो आपको अपना पुराना सर्वर निकालकर उसकी जगह एक और बड़ा और ज्यादा महंगा सुपर कंप्यूटर लगाना पड़ता था। राइट, पर हार्डवेयर को बड़ा करने की तो एक फिजिकल लिमिट होती है ना। आप कितना बड़ा कंप्यूटर बना लेंगे? सही पकड़ा आपने। और NoSQL इस प्रॉब्लम को स्केल अप करने की बजाय स्केल आउट करके सॉल्व करता है। स्केल आउट, इसका क्या मतलब हुआ बेसिकली? मतलब ये कि एक बड़ा महंगा सुपर कंप्यूटर खरीदने की बजाय आप डेटा को हजारों छोटे, सस्ते और आम सर्वर्स पर फैला देते हैं। ओह वाओ! तो ये गाइड बेसिकली एक मैप की तरह है जो बताती है कि इस डेटा की नदी को किस तरह की नाव से पार किया जाए। एकदम सही एग्जाम्पल दिया आपने, क्योंकि हर नाव किसी अलग जरूरत के हिसाब से बनी होती है। तो चलिए पहली नाव पर चलते हैं। जब हमें ये क्लियर हो गया कि डेटा को रोज और कॉलम्स की कैद में नहीं रखा जा सकता, तो सबसे ऑब्वियस सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि इस बिखरे हुए डेटा को आखिर रखे कहाँ? राइट, उसका फॉर्मेट क्या होगा, यही ना? हाँ एग्जैक्टली, यहीं से हमारे पहले डेटाबेस की एंट्री होती है, जो है मोंगोडीबी। रॉयल रिसर्च के एनालिसिस में इसे एक लीडिंग डॉक्यूमेंट स्टोर कहा गया है। बिल्कुल, और इसका मतलब है कि ये डेटा टेबल में नहीं बनता, बल्कि वो जेसन डॉक्यूमेंट्स जैसी फॉर्मेट में स्टोर होता है। इसे टेक्निकली स्कीमालेस डिजाइन कहते हैं। स्कीमालेस, ओके। अब जेसन को अगर हम आम भाषा में समझें तो ये एक फ्लेक्सिबल लिस्ट की तरह होता है, राइट? हाँ, आप इसको एक फ्लेक्सिबल लिस्ट कह सकती हैं। जैसे एक यूजर की प्रोफाइल में सिर्फ नाम और एज हो सकती है, जबकि दूसरे यूजर की प्रोफाइल में नाम, एज और उसके 5 दोस्तों के नाम भी हो सकते हैं, और शायद एक वीडियो लिंक भी हो। सही बात है। और दोनों एक ही जगह बिना किसी प्रॉब्लम के रह सकते हैं। आपको डेटाबेस को पहले से नहीं बताना पड़ता कि आने वाला डेटा कैसा दिखेगा। ये तो बहुत लचीला सिस्टम हुआ। पर जब हम इस फ्लेक्सिबिलिटी को मैसिव स्केल पर देखते हैं, तब ये एक्चुअली काम कैसे करता है? वहीं पर मोंगोडीबी की असली इंजीनियरिंग समझ आती है। बिग डेटा को हैंडल करने के लिए ये सिस्टम शार्डिंग नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करता है। शार्डिंग, ये टेक्निकल टर्म्स सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। एक्चुअली सिंपल है। शार्डिंग को ऐसे समझिए जैसे आपके पास दुनिया की सबसे भारी और मोटी एनसाइक्लोपीडिया है। उसको उठाना एक इंसान के बस की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, किसी अकेले के लिए तो नामुमकिन होगा। तो शार्डिंग क्या करता है,
वो उस पूरी किताब को अलग-अलग चैप्टर्स में तोड़ देता है और हर चैप्टर एक अलग सर्वर या नोड पर रख देता है। ओह, तो अब अगर लाखों लोग एक साथ आकर सर्च कर रहे हैं तो पूरा लोड किसी एक सर्वर पर नहीं पड़ेगा, वो अलग-अलग मशीन्स पर डिवाइड हो जाएगा। एग्जैक्टली लोड बढ़ गया, लेकिन यहाँ एक रिस्क भी है। सोचिए अगर वो सर्वर फेल हो गया जिसके पास चैप्टर 5 था, तो डेटा तो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा ना। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका क्या सलूशन है फिर? इसको रोकने के लिए MongoDB रेप्लिका सेट्स बनाता है। हर शार्ड या चैप्टर की हमेशा एक से ज्यादा कॉपीज दूसरे सर्वर्स पर रखी जाती हैं। अच्छा, तो बैकअप बन जाता है। हाँ, अगर एक मशीन में आग भी लग जाए या वो क्रैश हो जाए तो सिस्टम बिना रुके दूसरे नोड से डेटा उठा लेगा। सही कहा। इसे हाई अवेलेबिलिटी और रिडंडेंसी कहते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस मेंटेन रहता है। रुको, यहाँ ना मुझे एक ऑब्वियस कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? देखिए, अगर सब कुछ इतना फ्लेक्सिबल है, स्कीमा लेस है, डेटा का आकार कुछ भी हो सकता है, तो क्या ये वक्त के साथ एक डिजिटल कबाड़ खाना नहीं बन जाएगा? कबाड़ खाना कैसे? मतलब अगर मैं उस कमरे में कुछ ढूंढने जाऊंगी जहाँ सारा डेटा अलग-अलग शेप का इधर-उधर पड़ा है, तो उसमें से कोई स्पेसिफिक चीज निकालने में तो सालों लग जाएंगे। विदाउट रूल्स आखिर सर्च काम कैसे करता है? मैं समझ गया आपका पॉइंट। देखने में ये बाहर से क्योस लग सकता है, पर एक्चुअली अंदर से ये बहुत हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। वो कैसे? MongoDB सिर्फ डेटा को वैसे ही डंप नहीं करता। जब डेटा अंदर आता है तो इसका एग्रीगेशन फ्रेमवर्क और इंडेक्सिंग सिस्टम अपना काम शुरू कर देते हैं। इंडेक्सिंग जैसे किताबों में होती है? बिल्कुल वैसी ही। इंडेक्सिंग वैसी ही है जैसे किसी मोटी किताब के पीछे दिया गया इंडेक्स पेज। आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप बस पीछे देखते हैं कि एप्पल वर्ड किस पेज पर है और तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। अब मैं समझी। मतलब ये उस कमरे जैसा नहीं है जहां कपड़े बस इधर-उधर फेंक दिए गए हों। ये एक ऐसे स्मार्ट फाइलिंग कैबिनेट जैसा है जिसमें आप चाहें टैक्स डॉक्यूमेंट डालें या पुरानी फोटो डालें। राइट। कैबिनेट के अंदर जो रोबोट बैठा है, मतलब उसका एग्रीगेशन पाइपलाइन, वो आते ही उन सब पर टैग्स लगा देता है। सटीक। और जब आपको कुछ चाहिए होता है तो वो टैग पढ़कर मिली सेकंड्स में चीज बाहर निकाल कर दे देता है। वाह, ये तो बहुत स्मार्ट है। पर इस सब से एक और सवाल आता है। बोलिए। ठीक है, MongoDB लचीलेपन के मामले में चैंपियन है, लेकिन सोचिए अगर कहानी में डेटा का साइज गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स नहीं बल्कि पेटाबाइट्स में हो जाए। एकदम मैसिव स्केल की बात कर रही हैं आप। हाँ, जैसे एक ऐसी ऐप जो दुनिया के आधे स्मार्टफोन्स पर चल रही है, वहां अगर सिस्टम एक सेकंड के लिए भी बंद हुआ तो कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। सही बात है। जब MongoDB की हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एक लिमिट को हिट करती है, तब हमारी नजर जाती है डेटाबेस की दुनिया के उस अनब्रेकेबल जायंट पर जिसे हम अपाची कसांड्रा कहते हैं। अपाची कसांड्रा? रॉयल रिसर्च की रिपोर्ट में इसे कॉलम फैमिली स्टोर का नाम दिया गया है ना? हाँ, और कसांड्रा की फाउंडेशन ही किसी और माइंडसेट से लिखी गई है। नॉर्मल डेटाबेसेस, यहाँ तक कि MongoDB भी कई बार मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पर काम करते हैं। मास्टर स्लेव? इसका क्या मतलब है? इसमें एक बॉस सर्वर होता है जो इंस्ट्रक्शंस देता है और बाकी सारे सर्वर्स उसकी बात मानते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह है कि अगर वो बॉस सर्वर ही फेल हो जाए तो नया बॉस चुनने में सिस्टम को कुछ सेकंड्स का वक्त लगता है और इसमें डाउन टाइम आ सकता है। अच्छा, और बड़े स्केल पर एक सेकंड का डाउन टाइम भी मंजूर नहीं होता, तो कसांड्रा इसको कैसे सॉल्व करता है? कसांड्रा इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है अपनी पीयर टू पीयर मॉडल के जरिए। इस सिस्टम में ना कोई मास्टर होता है ना कोई बॉस। वेट, कोई बॉस नहीं होता? हाँ। तो काम कैसे होता है? हर सर्वर यानी हर नोड नेटवर्क में बिल्कुल बराबर की पावर रखता है। इससे एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है कि कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता ही नहीं है। इसे ही लीनियर स्केलेबिलिटी कहते हैं क्या? एकदम सही। अगर आपको कैपेसिटी दुगनी करनी है तो आपको बस नेटवर्क में दुगने सस्ते सर्वर्स ऐड करने हैं। सिस्टम बिना रुके अपने आप उन्हें काम बांट देगा। वाओ, तो इस आर्किटेक्चर को एक हाईवे नेटवर्क की तरह देखा जा सकता है क्या? हाईवे नेटवर्क कैसे? देखिए, एक नॉर्मल डेटाबेस में चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है जो मास्टर नोड है। अगर वो बेहोश हो जाए तो पूरा ट्रैफिक जैम हो जाएगा क्योंकि किसी को नहीं पता कहाँ जाना है। हाँ, ये तो है। लेकिन कैसेंड्रा एक ऐसे स्मार्ट इंटरकनेक्टेड हाईवे जैसा है जहां कोई एक ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है। हर गाड़ी का नेविगेशन सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। अगर एक आगे का पुल टूट भी जाए तो बिना किसी से पूछे ट्रैफिक ऑटोमेटिकली तीसरे या चौथे रास्ते से डाइवर्ट हो जाता है।
ये एनालॉजी बहुत सटीक है, पर यहाँ एक टेक्निकल झोल भी है जिसको समझना जरूरी है। कैसा झोल? अगर सब नोड्स बराबर हैं और सब एक ही वक्त पर डेटा रिसीव कर रहे हैं, तो पूरे सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि सबसे सही और लेटेस्ट डेटा किस नोड के पास है? कंफ्यूजन नहीं होगी आपस में? अरे हाँ, अगर कोई बॉस ही नहीं है फैसला करने वाला तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। इसी कंफ्यूजन को हैंडल करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम इवेंचुअल कंसिस्टेंसी कहते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का एक बहुत ही फंडामेंटल नियम है। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? देखिए, कैसेंड्रा का मेन गोल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं है। इसकी सुपर पावर है डेटा को एक्सट्रीम स्पीड से अंदर लेना, यानी फास्ट राइट्स करना। ओके। अब क्योंकि डेटा अलग अलग डेटा सेंटर्स में लिखा जा रहा है, सोचिए एक डेटा सेंटर मुंबई में है और एक लंदन में, तो मिली सेकेंड्स का डिले आना फिजिकल लॉ ऑफ नेचर है। सही बात है, डेटा को ट्रैवल करने में टाइम तो लगेगा ही। तो हो सकता है आप अपने फोन पर किसी पोस्ट पर 100 लाइक्स देखें और उसी एग्जैक्ट सेकंड आपका दोस्त अपने लैपटॉप पर सिर्फ 98 लाइक्स देखें। इस एक पल के लिए डेटा इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, तो थोड़ी देर के लिए अलग अलग लोगों को अलग नंबर्स दिख सकते हैं। हाँ, लेकिन सिस्टम आपको गारंटी देता है कि कुछ ही देर में नेटवर्क आपस में सिंक करेगा और डेटा हर जगह अपडेट हो जाएगा, यानी इवेंचुअली सब कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओह, तो ये इमीडिएट कंसिस्टेंसी और हाइपर अवेलेबिलिटी के बीच का एक जरूरी ट्रेड ऑफ है। बिल्कुल। जब लाखों डिवाइसेस से हर सेकंड डेटा जनरेट हो रहा हो, तो आप पूरे सिस्टम को पॉज करके अपडेट नहीं कर सकते, आप उसको फ्लो होने देते हैं। ये सच में दिमाग खोलने वाली बात है। यानी मैसिव स्केल पर सरवाइव करने के लिए हमने परफेक्शन का आइडिया छोड़ दिया और काम चलने लायक एक्यूरेसी बट लाइटनिंग फास्ट स्पीड का अप्रोच अपनाया। सही पकड़ा आपने। कैसेंड्रा ने हमें पेटाबाइट्स का सेफ्टी नेट तो दे दिया, लेकिन तब क्या जब मुझे इवेंचुअल कंसिस्टेंसी नहीं बल्कि एब्सोल्यूट स्पीड चाहिए? एब्सोल्यूट स्पीड से आपका क्या मतलब है? मान लीजिए मैं कोई फास्ट पेस्ड मल्टीप्लेयर गेम खेल रही हूँ, या फिर स्टॉक मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग चल रही है। ऐसी जगह जहां अगर डेटा डिस्क से निकलकर प्रोसेसर तक आने में 1 मिलीसेकंड भी ज्यादा लगा तो समझो खेल खत्म। मैं समझ गया। यहाँ एंट्री होती है हमारी तीसरी डेटाबेस कैटेगरी की, रेडिस। रेडिस? रॉयल रिसर्च की रिपोर्ट इसे एक की वैल्यू स्टोर डिफाइन करती है ना? हाँ, और ये बाकी सबसे फिजिकली बहुत अलग ढंग से ऑपरेट करता है। रेडिस सच में स्पीड का दूसरा नाम है। वो कैसे? इसकी स्पीड किस चीज पर डिपेंड करती है? इसकी रफ्तार उसके सॉफ्टवेयर कोड से ज्यादा उस हार्डवेयर लोकेशन पर डिपेंड करती है जहां ये रहता है। बाकी सारे डेटाबेसेस आमतौर पर हार्ड ड्राइव्स या SSDs पर डेटा सेव करते हैं। राइट, स्टोरेज ड्राइव पर। लेकिन रेडिस एक इन मेमोरी डेटाबेस है। ये अपना सारा डेटा सीधे सर्वर की रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में रखता है। वेट, रैम में? पर रैम तो स्टोरेज के मुकाबले बहुत छोटी होती है ना? छोटी होती है, पर प्रोसेसर के लिए हार्ड ड्राइव से डेटा उठाना वैसा ही है जैसे गाड़ी से दूसरे शहर जाना, लेकिन रैम से डेटा उठाना उसके लिए बस अपने बगल वाले कमरे से फाइल उठाने जैसा है। ये हजारों गुना तेज होता है। ओह वाओ, अब मैं समझी कि सब मिलीसेकंड स्पीड आती कहाँ से है। पर क्योंकि रैम महंगी आती है, रेडिस को हर तरह के कबाड़ डेटा के लिए तो यूज नहीं कर सकते होंगे। बिल्कुल नहीं। इसे उन्हीं चीजों के लिए यूज करते हैं जो हॉट डेटा है, जिसकी तुरंत जरूरत होती है। और बड़े स्केल पर ये डेटा शार्डिंग करके अलग अलग मशीन्स की रैम को आपस में जोड़कर एक मैसिव मेमोरी पूल बना लेता है। पर एक सेकंड, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा फ्लॉ नजर आ रहा है। फ्लॉ? कैसा फ्लॉ? देखिए, हमने बचपन से कंप्यूटर क्लास में पढ़ा है कि रैम वॉलेटाइल होती है। कंप्यूटर पर गेम खेलते वक्त या वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप करते वक्त अगर बिना सेव किए पाव कट हो जाए तो सब गायब हो जाता है। हाँ, ये तो एक आम बात है। तो अगर रेडिस रैम में बैठा है और सर्वर का पावर प्लग किसी ने गलती से निकाल दिया, तो क्या कंपनियों का सारा कस्टमर डेटा हवा में उड़ जाएगा? ये तो दिमाग में सब याद रखने जैसी बात हुई, बिना पेपर पर कुछ लिखे। कंपनियां इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती हैं? ये डर बिल्कुल वाजिब है, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना, तो रेडिस इतना फेमस कभी नहीं हो पाता। तो उन्होंने इसको टैकल कैसे किया? रेडिस इसके लिए परसिस्टेंस ऑप्शंस देता है। भले ही वो तमाम ऑपरेशंस और कैलकुलेशंस रैम की बिजली जैसी रफ्तार पर कर रहा हो, लेकिन बैकग्राउंड में वो लगातार उस डेटा का एक बैकअप आपकी परमानेंट हार्ड ड्राइव पर लिखता रहता है। अच्छा, तो रैम और हार्ड ड्राइव दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं? हाँ, इसे AOF यानी अपेंड ओनली फाइल या स्नैपशॉटिंग कहते हैं। उस फाइल में लगातार हर एक्शन का एक लॉग या रिकॉर्ड बन रहा होता है। ओह, तो अगर लाइट चली भी जाए
तो जैसे ही सर्वर वापस ऑन होगा, रेडिस सबसे पहले उस टेक्स्ट फाइल को पढ़ेगा और सारे एक्शंस को फास्ट फॉरवर्ड में वापस प्ले करके रैम को उसी स्टेट में ले आएगा। एकदम परफेक्टली समझाया आपने। स्पीड भी मिल गई और डेटा लॉस का रिस्क भी खत्म हो गया। इसके अलावा रॉयल रिसर्च इसके एक और कमाल के फीचर पर लाइट डालता है, जिसे पब सब मैसेजिंग कहते हैं। पब सब यानी पब्लिश सब्सक्राइब, ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है? सोचिए आप एक YouTube लाइव स्ट्रीम का चैट रूम देख रहे हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, आपका फोन हर आधे सेकंड में सर्वर से पूछता है क्या कोई नया मैसेज आया, क्या नया मैसेज आया। इसे तो पोलिंग कहते हैं ना। ये तो सर्वर पर बहुत हैवी लोड डालता होगा। बिल्कुल, लेकिन पबसब में आपका फोन चुपचाप सब्सक्राइब करके बैठ जाता है। जैसे ही किसी दूसरे यूजर ने मैसेज पब्लिश किया, रेडिस तुरंत मिली सेकेंड्स में वो मैसेज उन हजारों लोगों की स्क्रीन पर पुश कर देता है जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। अमेजिंग। रियल टाइम इवेंट प्रोसेसिंग और लाइव डैशबोर्ड्स के लिए तो ये आर्किटेक्चर सच में एक एवोल्यूशन है। हाँ, और इसी वजह से गेमिंग और मैसेजिंग एप्स में रेडिस इतना पॉपुलर है। तो स्पीड के मामले में हमने रैम का मैजिक देख लिया, लेकिन अब ना आते हैं इस डीप डाइव के सबसे आखिरी और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से पर। बोलिए, किस बारे में? क्या हो अगर आपकी समस्या डेटा का आकार, वॉल्यूम या स्पीड की ना हो? मान लीजिए प्रॉब्लम डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी की है। कॉम्प्लेक्सिटी? जैसे कोई एग्जाम्पल दीजिए। जैसे आप एक सोशल नेटवर्क चला रहे हैं और आपको एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी रन करनी है। मेरा दोस्त जहां वेकेशन पर गया था, उसके दोस्तों ने वहां के किन रेस्टोरेंट्स को 5 स्टार रेटिंग दी है। ओहो, एक ट्रेडिशनल डेटाबेस के लिए ये किसी भूल भुलैया में घूमने जैसा है। वही तो। यहाँ एंट्री होती है हमारी चौथी तकनीक की, न्यू4j, जो एक ग्राफ डेटाबेस है। राइट। पुराने रिलेशनल डेटाबेसेस में इस तरह का डेटा ढूंढने के लिए टेबल्स को आपस में जॉइन करना पड़ता है, और जब आप एक टेबल से दूसरी, दूसरी से तीसरी और चौथी पर जंप करते हैं ना, तो कंप्यूटेशन इतना भारी हो जाता है कि सिस्टम सरेंडर कर देता है। तो फिर न्यू4j इसको कैसे अलग ढंग से करता है? न्यू4j इस पूरे अप्रोच को ही उल्टा देता है। उसके लिए टेबल जरूरी नहीं है। ग्राफ डेटाबेसेस में डेटा पॉइंट्स, जिन्हें नोड्स कहा जाता है, और उनके बीच का कनेक्शन, जिसे एजेस कहा जाता है, दोनों को बराबर अहमियत दी जाती है। अच्छा, तो कनेक्शन खुद एक डेटा बन जाता है। एग्जैक्टली। एक्चुअली कई बार रिलेशनशिप खुद डेटा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये नेचुरली इसी नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स को स्टोर करने और तुरंत ट्रेस करने के लिए बनाया गया है। इसे टेक्निकल टर्म में रैपिड ट्रैवर्सल कहते हैं। रैपिड ट्रैवर्सल, अगर मुझे इसको विजुअलाइज करना हो ना, तो नॉर्मल डेटाबेस वही टेलीफोन डायरेक्टरी जैसा है। कैसे? देखिए, मुझे आपका नाम पता है, तो मैं P अल्फाबेट पर जाऊंगी और आपका नंबर निकाल लूंगी। वो एक सीधा हिसाब है। लेकिन न्यू4j उस टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह काम नहीं करता। तो किस तरह काम करता है? न्यू4j ना किसी जासूस या डिटेक्टिव के उस क्राइम बोर्ड जैसा है जो हम थ्रिलर मूवीज में देखते हैं। आहा, वहां जहां दीवार पर सब फोटोज लगी होती हैं। हाँ, दीवार पर सभी सस्पेक्ट्स, जगहों और कार्स की फोटोज लगी हैं, और उन सब को जोड़ने के लिए लाल धागे यानी रेड स्ट्रिंग्स का एक जाल बिछा हुआ है। ये एनालॉजी बहुत पावरफुल है। न्यू4j फोटोज पर फोकस नहीं करता। उसका काम उन लाल धागों पर नजर रखना है। कौन सी कार किस एड्रेस पर गई और उस एड्रेस पर कौन सा सस्पेक्ट कल रात था, वो उन धागों पर मिली सेकेंड्स में ट्रैवल करता है। और इसी लाल धागे वाली प्रॉपर्टी ने ना आज की डेटा साइंस में बहुत बड़े दरवाजे खोल दिए। फ्रॉड डिटेक्शन आज ग्राफ डेटाबेसेस का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूज केस है। फ्रॉड डिटेक्शन में ये कैसे काम आता है? अगर किसी बैंक को दिखता है कि एक नया अकाउंट खुला है जिसका फोन नंबर वही है जो पिछले साल बंद हुए एक डिफॉल्ट लोन अकाउंट का था, और वो डिवाइस उसी वाईफाई से कनेक्टेड है जहां से कल 3 अलग क्रेडिट कार्ड्स चोरी रिपोर्ट हुए थे। ओह माय गॉड। ये सारे डेटा पॉइंट्स अलग अलग है करके इस फ्रॉड रिंग को फ्रॉड होने से पहले मिली सेकेंड्स में आइडेंटिफाई कर लेता है। ये तो बहुत ही इनक्रेडिबल है। और मैं सोच रही थी, जो रिकमेंडेशन इंजन्स होते हैं, जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, जो कहते हैं आपको ये मूवी पसंद आई तो ये दूसरी मूवी जरूर पसंद आएगी। बिल्कुल, वो भी इसलिए मुमकिन है क्योंकि आपका डेटा पॉइंट लाखों और लोगों के नेटवर्क के साथ एक परमानेंटली कनेक्टेड ग्राफ में बैठा है। डेटा के बीच के ये रिलेशनशिप्स लगातार नए इनसाइट्स को जन्म दे रहे हैं। क्या जबरदस्त एवोल्यूशन है ये पूरे टेक का। तो इस गाइड के मुख्य विषय को अगर हम एक फ्रेम में रखें, तो ये NoSQL की दुनिया किसी टूल बॉक्स की तरह लगती है, जहां हर टूल का एक स्पेसिफिक काम है। सही बात है। हमने MongoDB को देखा, जो JSON डॉक्यूमेंट्स और शार्डिंग के जरिए ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है जहां डेटा लगातार बदल रहा हो। फिर हमने Cassandra के पीयर टू पीयर नेटवर्क को समझा,
जो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का समझौता करता है ताकि पेटाबाइट्स ऑफ डेटा बिना 1 माइक्रोसेकंड रुके एब्जॉर्ब होता रहे। और उसके बाद हमने रेडिस को देखा। हाँ, रेडिस, जिसने अपनी जगह हार्ड ड्राइव की बजाय रैम में बनाई ताकि पब सब जैसी इंस्टेंट मैसेजिंग और गेमिंग ऑपरेशंस सब मिलीसेकंड की स्पीड पर चल सकें। और आखिर में हमने नियो 4J की बात की। बिल्कुल, नियो 4J, जो रोज और कॉलम्स को छोड़कर सीधे लाल धागों और उलझे हुए रिश्तों को पढ़ना जानता है। सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि बेस्ट डेटाबेस नाम की कोई चीज नहीं होती। हर आर्किटेक्चर किसी एक स्पेसिफिक परेशानी को इफेक्टिवली टारगेट करता है। ठीक इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स और बिग डेटा एनालिटिक्स आज इतनी तेजी से मैच्योर हो रहे हैं। देखिए, रिलेशनल डेटाबेसेस और एसक्यूएल अभी भी बहुत ज़रूरी हैं, खासकर तब जब आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जैसी 100% इमीडिएट कंसिस्टेंसी चाहिए हो। ट्रू, वहाँ हम इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन नो एसक्यूएल ने ऑर्गेनाइजेशंस को उन बंदिशों से आज़ाद ज़रूर कर दिया है जहां उन्हें अपना सारा डेटा फोर्सफुली एक ही फॉर्मेट में सिकोड़ना पड़ता था। अब आर्किटेक्चर्स बिजनेस की कल्पना और स्केल के हिसाब से शेप लिए जा रहे हैं, ना कि उसके उल्टा। और इस डीप डाइव को यहीं रैप अप करते हुए मैं चाहूंगी कि हम इस डेटा इंजीनियरिंग को थोड़ा एक अलग लेंस से देखें। सुनने वाले अगर थोड़ा सोचें इस बारे में, हमारे डेटाबेसेस अब रोज और कॉलम्स की कैद से आजाद होकर लचीले हो गए हैं। बिल्कुल लचीले हो गए हैं। कैसेंड्रा और नियो 4J की तरह वो आपस में स्ट्रांगली इंटरकनेक्ट हो चुके हैं, बिना किसी एक मास्टर या बॉस की जरूरत के। रेडिस की तरह रियल टाइम और स्पॉन्टेनियस हो गए हैं। तो क्या ये इस बात का इशारा नहीं है कि इंसानी समाज और हमारा बनाया गया डेटा अब एक दूसरे की नकल करने लगे हैं? ये बहुत ही गहरा विचार है एक्चुअली। है ना? हमारा समाज किसी एक्सेल शीट में नहीं बनता। वो ग्राफ नेटवर्क की तरह उलझा हुआ है, लचीला है और लगातार बढ़ता रहता है। एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की तरह। एग्जैक्टली। अगर हमारे बनाए डेटाबेसेस का आकार हमारी सोच के ढंग को दर्शाता है, तो भविष्य में इन मेमोरी प्रोसेसिंग और इंटरकनेक्टेड ग्राफ नेटवर्क्स की रफ्तार आने वाली पीढ़ी के समझने, जोड़ने और सोचने की क्षमता को कितना बदल देगी। हम डब्बों में बंद डेटा से निकलकर एक उफान मारती इंटरकनेक्टेड नदी तक पहुंच गए हैं और आगे का सफर सच में दिमाग को हिला देने वाला है। सफर अभी शुरू ही हुआ है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग।